हेलो एवरीवन, मैं अभिनय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी टेट क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैंने पिछले साल 2019 का यूपी टेट का मैथ का पेपर सॉल्व कराया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे पेपर को सॉल्व किया जाता है सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में, और वो भी पूरे मार्क्स कैसे लाए जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा कौन सा है? 2160 उसने दे रखा हमें किसके बराबर है? 2 की घात a गुणा 3 की घात b गुणा 5 की घात c। तो उसने हमसे पूछा है कि 3 की घात a गुणा 2 की घात माइनस b गुणा 5 की घात माइनस c का क्या उत्तर होगा। जब मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे इसे पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्या उत्तर होगा। इसका क्या उत्तर होगा? हमारा a इसका उत्तर होगा। हाँ, आप भी ऐसे ही आंसर लगाएंगे, बस आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे हमने इतनी जल्दी आंसर लगाया। देखिए, जब हमें ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखिए, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जब हमारी किसी की भी घात माइनस होती है तो उसका मतलब होता है अगर वो अंश में है तो वो हर में आ जाएगी, मतलब उसका हम व्युत क्रम लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 की घात b, और वो हमारी घात क्या है? पहले नेगेटिव थी, अब पलटने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा 1/5 की घात c। अगर ये हमारी घात मान लीजिए कि हर में होती और नेगेटिव साइन होता तो हम इसको पलट के क्या लिख देते? अंश में लिख देते, और घात का चिन्ह हमारा बदल जाता। अब आप ये बताइए, हमारे पास आ गया ये निकल के, मतलब हमें इसका मान पूछा है उसने। अब ये बताइए कि अंश में हमारे किसका गुणांक है? 3 का गुणांक हो रहा है अंश में, ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अंश में जिसके 3 का गुणांक हो रहा है। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके 3 का गुणांक हो रहा है, ठीक है। अब 3 का गुणांक देखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो मैंने देखा 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित होता है, हाँ होता है। और किसी का भी अंश ऐसा नहीं है जो 3 से विभाजित होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ट्रिक के साथ। आप इसको तो जरूर सीखेंगे। अब आपको मैं बेसिक भी बता देता हूं, क्योंकि आपको बेसिक आना भी बहुत जरूरी है। क्या करते हैं, जब हमसे ऐसा सवाल पूछा है तो हम इसके गुणांक निकाल लेंगे। और गुणांक कैसे निकालते? जैसे हम लासा लेते थे ना, लासा निकालते थे, वैसे ही हम क्या करेंगे? इसके गुणांकों को निकालेंगे, ठीक है। निकाल लिया हमने गुणांक। 2 से करा तो 2 एकम 2, नहीं दारा 8 0, फिर 2 से करा हमने 5 4 0, फिर हमने 2 से करा तो 2 दूनी 4 2 सत्ते, फिर 2 से करा हमने तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब क्या करा हमने? 3 से करा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर हमने 3 से करा, 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर 3 से करा, ठीक है, 5 आएगा और ये 5, ठीक है। अब देखिए, जितनी बार जो संख्या हमारी आ रही है वही उसकी घात हो जाएगी। जैसे मैंने देखा 2 की घात कितनी होनी चाहिए? 2 की घात 4 होनी चाहिए, ठीक है। और 3 की घात हमारी कितनी होनी चाहिए? 3 की घात 3 होनी चाहिए, ठीक है। और 5 की घात हमारी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब ये जो हमें दे रखा है वो हमारा किसके बराबर था? इसके बराबर। और ये किसके बराबर है? इसके बराबर। तो हमने इसको रख लिया 2 की घात a गुणा 3 की घात b गुणा 5 की घात c। अब देखिए 2 की घात हमारी क्या है? a, और यहाँ 2 की घात क्या है हमारी? 4। तो जो मेरा a है वो कितने के बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। यहाँ 3 की घात दे रखी है b, और यहाँ 3 की घात कितनी है? 3, तो b हमारी कितनी हो गया? 3 हो गया। यहाँ 5 की घात है c, और यहाँ 5 की घात कितनी है? 1, तो c हमारा कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब उसने बोला 3 की घात हमें कितनी करनी है? a करनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 3 की घात a करा तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 की घात 4, ठीक है। अब b करनी है हमें, b कितनी है हमारी? 3, तो 2 की घात 3, और c 1 है तो 5 की घात 1, तो ये कितना हो जाएगा? 81, और ये कितना हो जाएगा? 8 8 पंजे 40। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑप्शन ए हो गया। मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया और ट्रिक से भी बता दिया, आपको दोनों मेथड आनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। अपना दूसरा सवाल देखते हैं। अभी हमें प्रतिशत के ऊपर दे रखा है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। ये एक तरह से और सवाल आता है, जैसे वो क्या कहता है कि चीनी के दाम इतने प्रतिशत बढ़ गए,
तो हमें खपत कितनी कम करनी होगी कि खर्चे में कोई बदलाव ना आए। ये सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। देखिए इसे 15 से 20 मिनट लगेंगे हमें करने में। कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूं। ठीक है, हम इसे भिन्न के रूप में करेंगे। जैसे उसने बोला 60% की वृद्धि होती है, तो इसे 60% को हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे। क्या होगा, 60/100 होगा। ठीक है, प्रतिशत का जब हम चिन्ह हटाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं, 0 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3/5। इसका मतलब है हमारी लंबाई पहले कितनी थी, 5 थी, उस पर कितने परसेंट की वृद्धि हो गई हमारी, 60% की, जो कि कितना है, 3 है। मतलब हमारी पहले लंबाई थी, ठीक है, पहले लंबाई थी 5 और अब नई है हमारी कितनी, 8। तो कितने बढ़ गई हमारी, 3 बढ़ गई ना। तो इसका मतलब मुझे 3 को कम करना है ना। अब 3 को कम करना है किस पे, 8 से। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, जितना बढ़ा है, ठीक है, उतना ही हमें कम करना है। ठीक है, तो उसको हम ऊपर लिख लेंगे, मतलब मुझे 3 कम करना है। ठीक है, तो अब बढ़कर कितनी हो गई, 8। ठीक है, तो मुझे 8 वाली लंबाई को ही तो कम करना है। जिसको मुझे कम करना होता है उसको हम अपॉन में लिखते हैं, उसको हम हर में लिखते हैं। तो मुझे इस 8 का मान कम करना है, तो 8 गुणा 100। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 और ये 25, तो ये कितना हो गया, 75/2, जैसे हम क्या बोलेंगे, 37.5। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आपको ये वाली ट्रिक समझ में आ जाए। 1 बार 2 बार 3 बार देखिए इस वीडियो। इसको हम एक फॉर्मूले से और देख लेते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा कि प्रतिशत में जब हमारी वृद्धि और घटाने पर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, a प्लस, यहां भी प्लस का, b प्लस AB/100। ये होता है हमारा कुल परिवर्तन, ये होता है हमारा कुल परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए प्लस का साइन तब आता है जब दोनों में वृद्धि हो रही हो। अब उसने हमसे बोला है कि क्या है, हमारी क्या हो रही है, 60% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और बी को क्या हमें घटाना है। जब हमारी घटाने की बात आती है तो प्लस की जगह हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं, मतलब -B%। ठीक है, और यहां क्या हमारा, ए तो हमारा पॉजिटिव था 60, लेकिन बी हमारा नेगेटिव था ना। उसकी वजह से क्या हो गया, प्लस का जब हम नेगेटिव में गुणा करते हैं तो उत्तर में हमारा क्या आता है, माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, B/100। अब आप मुझे बताइए कुल परिवर्तन हो कितना रहा है। उसने बोला है कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना आए, तो परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा हमारा परिवर्तन। इससे क्या करेंगे, हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, तो इन दोनों बी की जो वैल्यू है उनको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे और इसको हम उधर पहुंचा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -60। ठीक है, जब तो सॉल्व करेंगे तो क्या, लासा लेके सॉल्व करेंगे। जब हर का लासा लेंगे, 5 और 1 का लासा कितना आएगा, 5। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 5B% -3B%/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 और 3 8% हो गया, B/5 गुणा -60। तो ये और ये दोनों कट गए, 4 दूनी 8, ये हो गया 15। अब ये इधर जाएगा तो B% मेरा कितना हो जाएगा, 75%/2, जैसे हम क्या बोलेंगे, 37.5। तो मैंने आपको फॉर्मूले से भी बता दिया और मैंने आपको ट्रिक से भी बता दिया है। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा। ठीक है, अगर आपको इस घन के क्षेत्रफल का अगर आपको सूत्र पता है तो आप पढ़ते ही लगा देंगे। तो क्या उत्तर होना चाहिए इसका, फर्स्ट वाला इसका उत्तर होना चाहिए। हाँ, आप भी बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे, मैं आपको भी समझा देता हूं। ठीक है, देखिए अगर हम देखें घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, 6 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, तो आपको यह पता चल गया कि घन के क्षेत्रफल में जो भी हमारा उत्तर होगा वो 6 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि ये क्या 6 का गुणांक है। 6 का गुणांक का मतलब क्या है कि 6 से विभाजित भी होना चाहिए, मतलब 3 और 2 से विभाजित होना चाहिए। क्योंकि इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2। तो बस हमें उत्तर में यही देखना है कि कौन सा ऐसा उत्तर है जो 3 और 2 दोनों से विभाजित होता है। तो देखते हैं, 3 से विभाजित होने के लिए क्या है, हमें संख्याओं का योग करना पड़ता है। 7 और 2 9, 9 हमारा 3 से जाता है, और हमारी जो सबसे आखिरी की संख्या है वो 2 से विभाजित हो रही है,
हाँ हो रही है। तो उत्तर क्या हो गया हमारा पहला। और उत्तर देख लेते हैं हम कि कोई और तो नहीं हो सकता। देखा 4 और 4 8, 8 और 2 10, 3 से विभाजित नहीं हो रहा तो ये उत्तर नहीं होगा। 4 और 2 6 और 1 7 नहीं होगा। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 3 से तो विभाजित हो रहा है। अब हमने देखा 2 से विभाजित होगा, इसकी आखिरी की संख्या है क्या, 5, 5 2 से विभाजित होता है नहीं, तो ये उत्तर नहीं होगा। क्या होगा हमारा उत्तर 72। अब मैं आपको ये बेसिक से बता देता हूं। देखिए उसने क्या बोला हमसे कि घन का आयतन, अगर मैं घन का आयतन का फॉर्मूला लिखूं, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, भुजा की घात 3 होता है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, घन का आयतन। अभी हमें देख किसके बराबर रखा है, उसने बोला भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर। तो अगर हम इस फिगर को देखें या जिस कमरे में बैठे हैं हम उसमें भुजा गिन लेते हैं, तो हमने देखा छत में कितनी भुजाएं हैं, 4। ऐसे ही 4 भुजाएं हमारी कितनी किस पे होंगी, फ्लोर पे, जमीन पे, 8 हो गई। अब हमारी 4 दीवार बची, 4 दीवारों पे हम देखें कौन कौन सी भुजाएं बची हैं, तो 4 भुजाएं और बची हैं, तो क्या हो गया 12। तो इसका मतलब है हमारा जो आयतन है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, और भुजा की लंबाई मतलब भुजा, ठीक है, तो एक भुजा से एक भुजा कट गया। तो आप बताइए भुजा का वर्ग हमारा किसके बराबर हो गया, अब 12 के बराबर हो गया। ठीक है, अगर ये उठा के मैं यहां रख दूं तो क्या निकल के आएगा मेरा, 6 गुणा 12। ठीक है, तो कितना हो गया 72, क्या हो गया इसका उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं एक अपना नया सवाल। चलिए देखते हैं ये वाला सवाल क्या कहा उसने। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जब उसने हमें विकर्ण दे रखा है 17 मीटर है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे कि क्या भुजा होगी। तो बस आपको याद क्या रखना है, आपको ये चीजें याद रखनी है, सिर्फ 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, इन से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आता है तो क्या वो इसका क्या करता है, गुणा करके दे देगा। जैसे क्या ये 3 4 5 है, इसमें 2 का गुणा कर देगा, तीनों में तो क्या दे देगा 6 8 10। अब ये क्या है, ये हमारी उस त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसका एक कोण कितना होता है, 90 होता है, जो किसको फॉलो करता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करता है। बस देखिए जब हमारा आयताकार है खेत, तो उसका हमें विकर्ण दे रखा है कितना, 17। ठीक है, तो उसकी 2 भुजा कौन सी होगी, अब हम आएंगे तो देखेंगे किसमें 17 आ रहा है। तो ये क्या है, मेरा विकर्ण जो होता है उसकी सबसे बड़ी लेंथ होती है, सबसे बड़ी लंबाई होती है। तो हमने जैसे ये फिगर बना लिया, मैंने देखा भाई ये मेरा खेत है, ठीक है, ये, और ये हमें दे रखा है 17। अब उसने पूछा कि इस खेत का हमें क्षेत्रफल बताना है, जो कैसा है, एक रेक्टेंगल के रूप में, आयताकार के रूप में। तो मुझे इसकी क्या चाहिए, भुजाएं चाहिए, ये और ये भुजा चाहिए। ठीक है, तो हम इनसे भुजाएं पता कर लेते हैं। मैंने देखा विकर्ण कितना है 17, तो उसकी 2 भुजाएं क्या होंगी, या तो लंबाई 8 होगी और चौड़ाई 15 होगी। इनको अगर मैं बदल भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप बताइए लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो हम 15 8 120, तो ये मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगर हमें ये पता होंगी तो हम आसानी से उत्तर लगा देंगे। जैसे 17 तो मुझे याद था, तो 8 15 17 होती है हमारी क्या, पाइथागोरस की ट्रिपलेट, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो एक भुजा 17 है, तो 2 कितनी है, 8 और 15, और 15 8 120, ये हमारा उत्तर हो गया। बस आपको ये याद करना है। 2 सवाल आते हैं, देखिए एक सवाल और आया है, उसे और करते हैं हम। चलिए देखते हैं। इस वाले सवाल में उसने हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी सबसे छोटी भुजा 8 होनी चाहिए और वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करना चाहिए। तो मैं अभी आपको पिछले वाले सवाल में लिखवाई थी भुजाएं, वो बस आपको याद करनी है। क्या क्या थी, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 और 9 40 41, बस इसी में काम हो जाएगा आपका। तो अब आप बताइए सबसे छोटी भुजा 8 होनी चाहिए ये रही। तो मतलब कौन सा हमारा ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी ये वाली भुजाएं होंगी, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 4th वाला ऑप्शन हो गया। चलिए अब हम करते हैं आगे और सवाल। चलिए देखते हैं इस वाले सवाल में उसने क्या पूछा है।
हमसे पूछा है जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4, 1, 7 जेड 8, 9 से विभाज्य हो। 9 से और 3 से विभाज्य होने के लिए हमें ये चेक करना होता है जो हमारी संख्या दी हुई है उसकी हमारी जो संख्याएं हैं उनका अगर मैं योग करता हूं तो वो 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाज्य होगी वो संख्या, और योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो 9 से होगी। जैसे हमने ये संख्या लिख ली 4, 1, 7 जेड 8। अब हम योग करते हैं हर संख्या का। 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20। तो अब आप बताइए कि 9 के पाले में 18 के बाद कौन सी संख्या आती है? 27। और हमारा योग कितना हो रहा है इनका? 20 हो रहा है। तो मुझे 27 करने के लिए यहां कितने जोड़ने होंगे? 7। तो जेड का मान कितना हो जाएगा मेरा? 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। चलिए अब ये वाला सवाल देखते हैं। उसने हमसे पूछा है गुणनफल 2153 की घात दे रखी है हमें 167 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इसी वाले सवाल से हमें जितने भी इकाई के अंक होंगे वो आप सब सीख जाओगे। देखिए उसने जब हमसे इकाई का अंक पूछा है तो हम इस संख्या का क्या लेंगे? इकाई का अंक लेंगे। तो हमने मान लिया हमें 3 की घात कितनी दे रखी है? 167 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है? 4 से भाग दे देते हैं हमारी जो भी घात होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसे 4 से भाग देता तो कितना बचता? हमारा शेषफल कितना बचता? 4 चौक 16, फिर 7, 4 एकम 4। तो जो भी हमारा शेषफल बचता है हम उसे उस इकाई की अंक की घात बना देते हैं। तो शेषफल कितना बच रहा था? हमारा 3 बच रहा था। तो हमने 3 की घात 3 बना दी। अब इस 3 की घात 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। किसी की भी घात आ जाए आप ऐसे करोगे, जो भी घात होगी उसे 4 से भाग दोगे। भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचता है उसको जो भी इकाई पे अंक होता है उसकी घात बना देते हैं हम। शेषफल को घात बना देते हैं हम, ठीक है। अगर ये पूरा विभाजित हो जाता, ठीक है, तो हम यहाँ शून्य नहीं रखते। क्या रखते? फिर हम 4 रखते। बस आपको ये याद रखना है कि अगर शेषफल शून्य बचता है तो हम यहाँ क्या करते? 3 की घात 4 बना देते, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सवाल पे। हमारी 3 की घात 3 थी तो 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27। तो आप बताइए इकाई का अंक क्या आया हमारा? 7 आया। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। इस सवाल में उसने हमें दे रखा यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा? जब भी हमें भिन्न में प्रतिशत दे रखा हो कि इतना बढ़ा देता है या इतना घटा देता है तो हम जो मूल भिन्न है हम उसे क्या मान लेते हैं? 100x/100y मान लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? बहुत आसानी होती है। अब उसने हमसे बोला अंश को 20% बढ़ा दिया है। कितना उसने बढ़ाया? 20%। तो 100 का 20% अगर हम निकालें तो कितना निकलेगा? बिल्कुल सही, 20% का होता है हमारा 20x। तो कितना बढ़ेगा? 20x बढ़ जाएगा। अगर हम देखें 100y पे हर कितना बढ़ रहा है? 25%। अगर मैं 100 का 25% निकालूंगा तो कितना होगा? 25 होगा। तो कितना बढ़ जाता है? वो 25y बढ़ जाता है। अब उसने बोला कि जो हमारा प्राप्त भिन्न है वो किसके बराबर हो जाता है? 3/5 के बराबर हो जाता है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 120/125 x/y 3/5 के बराबर, ठीक है। इनको अब हम क्या करते हैं? एक्स वाई का मान पूछा उसने हमसे, तो x/y कितना हो जाएगा? ये 125 ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 3/5 गुणा 125 गुणा हमारा कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है। इनको काट लेते हैं अब हम, ठीक है। 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 25, 5। अब इसको फिर 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 25, 3 से 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। तो क्या निकल के आ गया हमारा? 5/8 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 5/8 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो हमने भिन्न माना क्या था? 100x/100y माना था। तो अगर हम ये देखें तो इधर हमें 2 जीरो और 2 जीरो चिपकाने पड़ेंगे। तो ये क्या है? ये भी उत्तर हो सकता है, बट ये उत्तर में था ही नहीं। तो क्या हो गया? 0 से 0 काट दिए उसने। तो क्या हो गया? निकल के क्या आएगा हमारा? 5/8 क्या हो गया हमारा? फिर उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं अब एक और सवाल। ये सवाल देखते हैं अब हम। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई।
जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये क्या है कि प्रतिशत पर आधारित है। मैंने प्रतिशत के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है, तो मैं आपसे चाहता हूं कि उसे भी देखिए, जिससे आपका प्रतिशत को लेके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए अब हम देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे, हम भिन्न से करेंगे हम। ठीक है, जैसे मैंने 10% घटाई गई है क्या उसकी लंबाई, हम यहाँ लंबाई लिख लेते हैं, यहाँ हम चौड़ाई लिख लेते हैं और यहाँ हम ऊंचाई लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम पुरानी वाली और यहाँ लिख लेते हैं हम नई वाली। अगर अब मैं देखूं कि 10% घटाई गई है, तो इस 10% का अगर मैं यहाँ प्रतिशत था, प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या करते हैं हम 100 से भाग दे देते हैं, तो क्या आ गया ये 1/10 आ गया। ये होता है मेरा मूल मान। मतलब मैं देखूं कि मूल में मेरी लंबाई कितनी थी 10 और मैंने कितनी घटा दी, 1 घटा दी, तो 10 पे 1 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। ऐसे मैंने देखा उसने बोला हमसे चौड़ाई 20% घटाई है, तो 20 का मतलब कितना हो गया 20/100, मतलब 1/5। तो मैंने देखा मूल मेरी चौड़ाई कितनी थी 5 थी, अब 1 हमारी घट गई तो कितनी हो गई 4 हो गई। अब मैंने देखा कि ऊंचाई पे उसने क्या बोला 5% बढ़ा दिया, तो 5 का देखेंगे तो 5/100, तो ये कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। इसका मतलब ऊंचाई पहले 20 थी, अब कितनी हो गई 21 हो गई। तो अगर मैं आयतन निकालूं तो आयतन कितना होगा मेरा 50 का 20 से गुणा करेंगे 1000, क्योंकि आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। नया आयतन देखते हैं हम, इसका करा हमने कितना हो गया 84 का 9 से करा तो 9 चौक 36 और 3 9 8 से 72 75, तो ये हमारा नया आयतन हो गया। अब उसने पूछा है कितना परिवर्तन हुआ, तो आप बताइए पहले 1000 था अब 756 है, तो कितना परिवर्तन हुआ 244 का परिवर्तन हुआ। अब उसने हमसे पूछा है इसी का क्या पूछा, उसने प्रतिशत पूछा है, तो पुराने वाले को क्या है हम हर में रखते हैं। ठीक है, जब वो परिवर्तन पूछेगा तो परिवर्तन हम पुराने से ही तो देखेंगे, तो 1000 हमने नीचे रख लिया और प्रतिशत जब निकालते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं, तो 1 2 1 2। ठीक है, अब नीचे 10 बचा है तो उसको भाग मध्य नहीं लग जाना। ठीक है, क्या करना होता है, एक शून्य होता है तो उसको काट के हम एक संख्या से पीछे से गिनते हैं, एक संख्या एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो गया 24.4%। तो उत्तर हमारा ए हो गया। चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या बोला उसने, यदि a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू दे रखा है हमें b प्लस सी अपॉन ए, ये भी इक्वल टू दे रखा है हमें c प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू के, मतलब उसने बोला ये आपस में सब बराबर हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल 100% आएगा ही आएगा आपका इसके ऊपर। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं हर एक को k के बराबर मान लेते हैं, तो हमने लिख लिया a प्लस बी अपॉन सी मेरा k के बराबर है। ठीक है, ऐसे ये मेरा b प्लस सी अपॉन ए k के बराबर है, और फिर c प्लस ए अपॉन बी मेरा k के बराबर। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें जो भी हर में लिखा होता है उसको हमें इधर ऊपर ले जाना होता है। अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा गुणा हो जाएगा k से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा a प्लस बी इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा। ऐसे इसको देखेंगे हम तो b प्लस सी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो a के बराबर हो जाएगा। ऐसे मैंने इसको देखा c प्लस ए मेरा किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, तीनों को जोड़ देना हमको। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। मैंने देखा एक और एक ए, तो कितना होगा 2a। ठीक है, ऐसे देखा एक बी और एक बी 2b, ऐसी एक सी और एक सी 2c, और यहां जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा a के प्लस b के प्लस c के। ठीक है, इसके बाद हमें करना होता है, हमें ये देखना होता है कि क्या कॉमन ले सकते हैं हम। तो मैंने देखा इसमें से हम सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ये 2 कॉमन ले लिया। चलिए ये 2 कॉमन आ गया। ऐसी मैं इसमें से देखूं इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, तो आप बोलोगे सर k कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, ये हमने k कॉमन ले लिया। अब ये देखो कि हम यहाँ क्या भाग दे सकते हैं, क्या कट रहा है, क्या कट रहा है हमारा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो k का मान कितना आ गया मेरा 2 आ गया मेरा k का मान, जो कि मेरा उत्तर क्या हो गया d हो गया मेरा उत्तर। चलिए और देखते हैं आगे सवालों को। चलिए देखते हैं अब कौन सा सवाल है हमारे पास। ₹10 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ठीक है, लाभ और हानि का
ठीक है। लाभ और हानि हम तभी निकाल पाते हैं जब हमारे पास जितना भी सामान हम खरीद के लाए वो सारा सामान हम बेच दें, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि कितना हानि होगा और कितना लाभ होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल में दर कितनी है हमारी। उसने दे रखा है कितनी दर 6 और रुपए कितने दे रखे हैं उसने हमें दे रखे हैं 10 रुपए, ठीक है। फिर बोला उसने कि कितनी दर से बेचता है 4 की दर से और 6 रुपए में बेचता है। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, जो भी हमारी दर है ना उसको मुझे बराबर करना होता है, ठीक है। जितना उसने खरीदा उतना ही उसे सामान बेचना होगा। तो हम क्या करते हैं दर का लासा ले लेते हैं। 6 और 4 का लासा लूंगा तो मेरा कितना आएगा 12 आएगा। तो मुझे क्या है इसे 12 बनाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से। जब मैंने यहाँ 2 से करा तो यहाँ भी 2 से करेंगे। तो 20 रुपए का सामान तो उसने क्या है खरीदा था। अब मैंने देखा इसे 12 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा और 3 से ही यहाँ। तो उसने कितने रुपए का सामान बेचा 20 रुपए का खरीद के उसने 18 रुपए का बेच दिया। तो आप बताइए कि उसे कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा, उसे 2 रुपए का नुकसान हुआ होगा, ठीक है। जब हमें लाभ और हानि प्रतिशत में निकालते हैं तो हम हर में क्या है हम हर में सीपी को रखते हैं, जितने का उसने खरीदा है, खरीदे हुए प्राइस को नीचे रखते हैं। तो हमने रख लिया 20 और गुणा कर देते हैं, प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का। तो 20 पंजे 100, तो कितने प्रतिशत निकल के आ गया 10% का उसे क्या हो गया हानि हो गया। बस आपको याद रखना है क्या जो भी दर है हमें उसे बराबर करना होता है। और बराबर कैसे करते हैं हम लासा ले लेते हैं जो भी हमें दर दी हुई है और उसी को क्या है हम दोनों को उस लासा के बराबर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा लाभ और हानि पर सवाल। अब आगे देखते हैं हम, चलिए देखते हैं इस सवाल में उसने हमसे क्या पूछा है। उसने पूछा हमसे 0.01 का वर्ग को हमें प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हम ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। 0.01 के वर्ग का मतलब होता है कोष्टक के अंदर जितना भी लिखा उसे हम 2 बार गुणा में लिख लेंगे अगर वर्ग लिखा हुआ है तो, ठीक है। अब ये बताइए अगर हमें किसी को भी प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं हम 100 से गुणा कर देते हैं उसका। ये कर दिया हमने 100 से गुणा, ठीक है। तो क्या होगा अब मैंने देखा यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं। तो जब मैं दशमलव को हटाऊंगा तो 1 के बाद कितने शून्य लगा लूंगा 2 शून्य लगा लूंगा। अब ये 100 से 100 कट गया तो मतलब उत्तर क्या आना चाहिए मेरा 0.01 उत्तर हो सकता है, मतलब जो कि मेरा ए है। और अगर मैं इसे दूसरे रूप में लिखना चाहूं तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2। तो मैंने दशमलव हटाया तो क्या लगा दूंगा मैं 1 के बाद 2 शून्य, मतलब 1/100 भी लिख सकते हैं जो कि मेरा बी ऑप्शन भी हो सकता है। तो आप बताइए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं हमारे ए और बी, जो कि मेरा क्या है थर्ड ऑप्शन है। तो ये मेरा हो गया उत्तर। चलिए देखते हो आगे और कौन कौन से सवाल है हमारे। चलिए देखते हैं ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है तो बहुभुज की संख्या क्या है। इसने हमें क्या दे रखा है ये अंतर दे रखा है, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई भी एक जैसे मैंने त्रिभुज बना लिया, ठीक है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं बहुभुज कह सकते हैं। तो कह रहा है कि अंतः कोण ये, ठीक है, और ये बाह्य कोण। तो ये अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर दे रखा है इसने कितना है 60 है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि जो भी ये फिगर बनना है जो भी बहुभुज है वो कितनी भुजा का है, ये नहीं पता है। तो मैं आपको बताता हूं उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अंतः कोणों का योग अगर हमें निकालना हो, अंतः कोणों का योग, तो उसका फॉर्मूला होता है ये। लेकिन हमें योग तो निकालना नहीं है, हमें अंतः कोण निकालना है। तो अंतः कोण निकालना होता है तो क्या करते हैं इस योग को भुजा से भाग कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा बाह्य कोण का जो योग होता है वो होता है 360। जब हमें बाह्य कोण चाहिए तो भुजा से भाग कर देते हैं। अब इन दोनों का अंतर हो गया ये किसके बराबर दे रखा है हमें 60 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है जब हर समान होते हैं तो हम क्या है अंशों को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हर को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 180 है माइनस 360 माइनस 360, ठीक है, इक्वल्स टू ये 60, ठीक है। अब ये वाला एन हमारा कहां चला जाएगा इधर चला जाएगा, पहुंचा दिया हमने इसको, ठीक है। अब आप बताइए माइनस 360 और माइनस 360 कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही माइनस 720 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया माइनस 720। अब क्या करते हैं जब हमें जो चीज निकालनी है, जैसे हमें भुजा निकालनी है तो उसको हम एक तरफ रखेंगे और संख्या वाले मान को हम एक तरफ रखेंगे। तो इसको हम लेके आते हैं इधर, तो ये हो गया क्या 180 में से 60 जाएंगे, 180 में से
60 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, और 720 को हम इधर ले गए तो ये हो गया 120 n इक्वल्स टू 720। ठीक है, जब इससे काटेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। तो कितनी भुजा वाला हमारा ये है फिगर, 6 भुजा वाला बहुभुज है। हमें बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है अंतःकोण का। और अगर हम n हटा दें, ठीक है, अगर हम n हटा दें तो ये होता है अंतःकोणों का योग और ये होता है बाह्य कोणों का योग। आपको बस इतना याद रखना है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी हमें। जैसे देखते हैं उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है हमें 2 की घात -1, फिर उसकी भी घात दे रखी है -1। ठीक है, वैसे अगर आप घातक एवं करने वाली मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको ये डाउट नहीं होता, आप इसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें, कि अगर हमें किसी भी संख्या की घात दे रखी हो और फिर उसकी भी घात दे रखी हो तो क्या होता है, घातों का गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, घातों का गुणा हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करते हैं। तो मैंने देखा कि हमें देखे रखा है 2 की घात -1, ठीक है, और फिर उसकी भी घात -1, तो क्या हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाता है प्लस। ठीक है, तो ये हो गया प्लस। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, तो 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि जो ये 2 निकल के आया है वो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन में सही बैठ रहा है। ठीक है, तो उसने पूछा अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या मैं बताता हूं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित होती है। ठीक है, पहली संख्या वो 1 से विभाजित होगी और दूसरी खुद स्वयं से होगी। तो मैंने देखा 2 हमारी अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये 1 से भी विभाजित हो रही है और स्वयं से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, तो ये अभाज्य संख्या भी हो गई। ठीक है, और एक चीज और याद रखनी है आपको कि 2 केवल और केवल अकेली एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। आपको ये भी याद रखना है। अब उसने पूछा सम संख्या है, सम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन उसने दिया 2 का गुणक। 2 का गुणक का मतलब होता है कि 2 से अगर गुणा करके कोई संख्या आई है क्या। अगर मैं देखूं इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 गुणा 2, तो कितना आएगा 2, तो ये 2 का गुणा करके ही तो आया है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है हमारा। तो मतलब ये तीनों ऑप्शन हो गए हमारे। ठीक है, और विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग ना जाए। तो ये 2 से भाग नहीं जा रही, बिल्कुल गलत बोल रहा हूं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, A B C। तो हम कौन सा लगा देंगे, थर्ड ऑप्शन लगा देंगे अपना A B C। अब आगे देखते हैं और क्वेश्चनों को। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। उसने हमसे बोला यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमांश 5 तथा 36 हो तो व्युत क्रमों का अंतर है। ठीक है, उसने हमें 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है, कितना है 5। ठीक है, और उसने हमें गुणनफल दे रखा है 36। तो हम इस गुणनफल को पकड़ लेंगे। ठीक है, मैंने देखा कि गुणनफल आएगा कैसे, जब मैं उन दोनों संख्याओं को गुणा करूंगा। तो मैंने देखा इस 36 के गुणनफल हो क्या सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा क्या हो सकते हैं, 36 हो सकता है और 1। अगर मैं 36 का गुणा 1 में करूंगा तो 36 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है 12 गुणा 3। ठीक है, 12 तिया 36 हो जाता है। ठीक है, और फिर 9 चौक 36, तो 9 चौक 36 हो गया ये। ठीक है, और फिर 18 दूनी 36, तो ये 18 दूनी 36 हो गया। ठीक है, और एक हो गया हमारा 36 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या है, हमें ये सारे गुणनफल हो गए। अब बस हमें करना क्या है कि अगर मैं इन दोनों का अंतर हमें बस देखना है 5 किसका आ रहा है। ठीक है, मैंने देखा 36 में से 1 गया 35 हो रहा है, तो अंतर 5 नहीं आया। 12 में से 3 गया 9 हो रहा है, नहीं होगा। और मैंने देखा 9 में से 4 गया 5, तो इसका मतलब यही हो सकता है। देखो 18 में से 2 गया 16, 6 में से 6 गया 0। तो मुझे दोनों संख्या पता चल गई कि क्या है। बस आपको क्या गुणनफल के गुणनखंड निकालने हैं आपको। ठीक है, तो मुझे पता चल गया। अब इसका व्युत्क्रम पूछा उसने, हमें संख्या पता चल गई 9 और 4। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा लिख दो। तो 1/9 और 1/4 हो गया हमारा। ठीक है, 1/4। अब इसने पूछा कि भाई इन दोनों का अंतर बताइए, लीजिए हो गया। ठीक है, जब हम इनका लासा लेंगे 9 और 4 का, तो कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, तो यहां 9 जाएगा और यहां 4 जाएगा, तो कितना हो गया, ये 5/36 हो गया इसका आंसर। तो 5/36 हमारा ऑप्शन हो गया। बस आपको क्या करना है, बस इस गुणनखंड के हमें क्या करने हैं, इसके गुणनफल के हमें गुणनखंड करने हैं। बस गुणनखंड आप कर लोगे तो बस आप ये देख लेना कि हमारा अंतर किसका 5 आ रहा है, तो बहुत ईजी हो जाएगा ये सवाल।
चलिए देखते हैं, ये वाला सवाल हमारा लासा और मासा पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक सवाल तो आता ही है इस टॉपिक पे, तो आप इसका सूत्र याद कर लेना। अभी लिखाता हूं मैं आपको। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है हमारा? इसका होता है मासा गुणा लासा बराबर होते हैं किसके? दोनों संख्याओं के गुणांक के बराबर। ठीक है, तो इसमें हम जो जो हमें चीजें दे रखी हैं यहां रख देते हैं हम। हमें महत्तम समापवर्तक मासा दे रखा है 6 है, लासा में दे रखा है कितना? 432 है, तो 432 रख लिया। एक हमें संख्या दे रखी है कितनी? 48 है, और दूसरी उसने पूछी है हमसे। ठीक है, तो कर देते हैं, ये 6 से जाएगा कितनी बार? 8 बार, और ये 8 से 8 पंच 40 और 8 चौक 32, तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई? 54 हो गई। बस आपको ये सूत्र याद करके रखना है। ये वाला सवाल देखते हैं हम। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इसको हम इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। ऑप्शन से मैं आपको बताता हूं। उसने क्या बोला हमसे कि अंश का मैं 2 गुना करूं और 1 जोड़ दूं तो हमारा किसके बराबर आता है? हर के बराबर आता है। तो हमने देखा अंश का मैंने 2 गुना करा, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिया 5, तो हर और ये बराबर हो गए, हो सकता है उत्तर। इसका हमने 2 गुना करा, 1 जोड़ा 3 आ रहा है, हो सकता है। 4 का 4 दूनी 8, 1 जोड़ा 9, हर के बराबर आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमने दूसरी इक्वेशन पढ़ी। दूसरी इक्वेशन क्या बोली? अंश में 2 जोड़ने पर, अगर हम अंश में 2 जोड़ दें, ठीक है, और हर में 3 घटाने पर, अंश में 2 जोड़ दें और हर में 3 घटा दें। ठीक है, हमने तीनों में लिख लिया। अब देखो किसमें 1 प्राप्त हो रहा है। मैंने देखा 2 और 2 4 और 5 में से 3 गए 2, तो क्या आएगा? 2 निकल के आएगा। 1 प्राप्त नहीं हुआ तो ये उत्तर नहीं हो सकता। यहां तो 0 हो गया, तो करने की जरूरत ही नहीं है। यहां देखा मैंने 4 और 2 6 और 9 में से 3 गए 6, तो आंसर क्या आ गया? 1। ये तो हो गया क्या हमारा ऑप्शन से। अब मैं आपको इसे बेसिक से बताता हूं। देखिए, अगर हमें भिन्न मानना है तो हमने भिन्न क्या मान लिया? x/y। ये हमारा अंश होता है और ये हमारा हर होता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला? जो हमारा हर है वो किसके बराबर है? उसने बोला अंश के 2 गुना से, तो मैंने अंश का 2 गुना कर दिया। और 2 गुने में भी क्या करना होगा? मैं 1 अधिक है उससे, तो मतलब 1 जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये मेरा हर हो गया। तो अगर मैं देखूं कि मेरा भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न हमारा हो जाएगा x अपॉन, अब मैं y का मान रख दूंगा। y का मान है कितना? 2x प्लस 1 है। ठीक है, अब देखेंगे उसने हमसे कहा क्या है। उसने बोला अंश में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में हमने 2 जोड़ दिया और हर में 3 घटा दिया जाए, तो हर में हमने 3 घटा दिया। तो उसने बोला क्या प्राप्त होता है? हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। अब ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है। ठीक है, तो क्या उत्तर निकल के आएगा? माइनस का 2। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया हमने, तो माइनस का 2 हो गया। अब ये क्या जाएगा? यहां जाके गुणा हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2, और ये इधर जाएगा तो 2x माइनस 2। अब जिसका हमें मान निकालना होता है उसको हम एक तरफ रखते हैं, तो x को हम एक तरफ ले जाएंगे और संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये मैंने देखा ये x में इधर ले गया। ठीक है, तो 2x में से x माइनस हो गया, और इस 2 को मैं इधर ले गया तो क्या हो गया? ये 4। तो x हमारा कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो मेरा अंश क्या है? 4 है, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है हर, और अगर आपको निकालना तो निकाल लीजिए। इसमें रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? मैंने देखा 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो गया 4/9। तो ये हमारा बेसिक से हो गया। चलिए और देखते हैं सवालों को। चलिए इस वाले सवाल को पढ़ते हैं अब हम। 2018 में अमित का वेतन 126500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमांश 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? ठीक है, तो इसको हम भिन्न से करेंगे। देखिए कैसे। 10% का अगर हम भिन्न लिखें तो कितना होता है? प्रतिशत हटाते ही हमारा 100 से भाग हो जाता है, तो ये हो गया 1/10। तो इसका मतलब हो गया 10 रुपए उसकी क्या थी? हमारी सैलरी थी। बढ़ के कितनी हो गई? 11, क्योंकि 1 रुपया बढ़ रहा है ना, उसने बोला 10% बढ़ता है। ऐसे 15% का हमने भिन्न निकाल लिया, तो 15% का क्या निकल के आएगा? 3/20 निकल के आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 रुपए सैलरी थी, 3 रुपए बढ़ गई तो कितना हो गया? 23। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो वो तो हो जाती है हमारी क्या? सैलरी 2016 की,
और इन दोनों का गुणा कर देंगे, वो हो जाएगी हमारी 2018 की, लेकिन हम गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये 2018 की सैलरी हमें दे कितना रखा है, इसके बराबर रख देंगे। तो हमने रख दिया ये 1,26,500 के बराबर। ठीक है, तो हम अपना एक इकाई का मान निकाल लेंगे। किसका? एक इकाई का मान निकाल लेंगे। तो एक इकाई का निकालेंगे तो 11 से काटा इसको, 11 एकम 11, 11 एकम 11 पंजे, 23 से काटेंगे तो कितना हो गया ये 500 आ गया। तो एक इकाई हमारी 500 के बराबर आ गई। ठीक है, और हमें कितने इकाई का मान निकालना है? 200 का निकालना है, क्योंकि उसने हमसे 2016 की सैलरी पूछी है। ठीक है, उसका वेतन पूछा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 200 का गुणा कर देंगे। अब आप बताइए, जैसे ही हम 200 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 लाख आ जाएगा। तो उसकी सैलरी कितनी होगी हमारी? 1 लाख रुपए उसकी सैलरी होगी। तो आप कोशिश करिए जितने भी प्रतिशत के सवाल है उन्हें भिन्न से करिए। देखते हैं, ये वाला सवाल हमारा रीजनिंग के ऊपर है, कैलेंडर के ऊपर। उसने बोला हमसे किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। ठीक है, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं कि एक दिन, जैसे आज सोमवार है तो दूसरा सोमवार कब आएगा? 7 दिन बाद आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम पकड़ लेते हैं भाई। उसने बोला 16वीं तारीख को हमारा तीसरा शुक्रवार था, तीसरा शुक्रवार था, लिख लिया हमने। अब मैंने देखा कि इससे दूसरा वाला शुक्रवार कब पड़ेगा, पहला वाला कब पड़ेगा, तो मैंने देखा दूसरा कब पड़ेगा, 7 दिन बाद पड़ेगा। तो 16 में से 7 जाएंगे तो कितना, 9, तो मतलब 8 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, फिर 7 दिन बाद पड़ेगा, तो 8 में 7 मतलब 1 तारीख को पड़ेगा पहला शुक्रवार। अब आप बताइए मुझे कि शुक्रवार पड़ रहा है 1 तारीख को, ठीक है, और दूसरा पड़ रहा है हमारा 8 तारीख को, तो इसमें मंगल कितने हो जाएंगे हमारे? मंगल एक ही तो हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है, तो एक मंगल तो यहां हो गया और एक मंगल हमारा यहां हो गया। ठीक है, अब मैं देखूं कि तीसरा मंगल मेरा कब पड़ेगा, तो हम शुक्रवार से गिनते हैं। ठीक है, शुक्रवार से हमने गिना शनिवार, इतवार, सोमवार और मंगल। चौथा में दिन जो हमारा है वो क्या है, मंगल है। तो हमने देखा 20 तारीख को हमारा तीसरा मंगल पड़ेगा, तीसरा मंगल पड़ेगा। ठीक है, अब चौथा मंगल कब पड़ेगा? ठीक है, अब मैं देखूं तो चौथा मंगल कब पड़ेगा, 7वें दिन पड़ेगा, तो 27 को पड़ेगा हमारा चौथा वाला। ठीक है, तो 27वें दिन हमारा पड़ेगा चौथा। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए सभी लोगों को